सोचो, एक तरफ मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर है जो अपनी पीक पर है, जिसके पास 10,000 हाथी और 5 लाख फौज है, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है जो एक प्राइवेट कंपनी है जिसके पास बस 3-4 जहाज और 500 सोल्जर्स हैं, जो सिर्फ मसाले और कपड़े लेने इंडिया आई थी। लेकिन 1686 में पता नहीं उनके मन में क्या आया कि उन्होंने डायरेक्ट मुगलों से टक्कर लेने की सोची। उन्होंने मुगलों को ही चैलेंज कर दिया। अब सोचो, एक चींटी जूते के सामने खड़ी होकर उसे चैलेंज कर रही है। इतिहास में यह पहली बार था जहां मुगल और ब्रिटिश आमने सामने आए थे। इसे हिस्ट्री में कहा जाता है चाइल्ड्स वॉर। सवाल यह है, ये वॉर कैसे शुरू हुआ, कैसे लड़ा गया और इसका रिजल्ट क्या निकला। 1600 के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ ने इंडिया के साथ ट्रेड करने का लाइसेंस दिया था। धीरे धीरे उन्होंने सूरत, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल में अपने सेंटर्स बना लिए। लेकिन मुगल एम्पायर के रूल्स उन्हें पसंद नहीं थे। कंपनी को लगा कि वो मुगल एम्पायर को प्रेशर में लाकर अपना फायदा निकाल सकती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी बढ़ती ताकत से ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी थी। उन्होंने मुगल शिप्स पर अटैक करना शुरू कर दिया था। सर जोशिया चाइल्ड, जो कंपनी का चीफ था, उसने मुगल एम्पायर को ओपनली चैलेंज कर दिया। सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी ने मुगल एम्पायर को चैलेंज करने की हिम्मत की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अटैक किया और मुगल एम्पायर के ट्रेडिंग सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की। जब यह खबर औरंगजेब आलमगीर को पता चला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में मुगल रूल के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं, तब औरंगजेब आलमगीर का खून खोल उठा। ये वही औरंगजेब थे जो अपने सख्त डिसिप्लिन और अदल के लिए मशहूर थे। उसके लिए मुगल एम्पायर की इज्जत सबसे ऊपर थी। वो एक ऐसे बादशाह थे जो अपने गुरूर और ताकत के लिए मशहूर थे, और ब्रिटिश जैसे नए नए आए फॉरेनर्स का उसके सामने खड़ा होना उसके लिए बेइज्जती से कम नहीं था। औरंगजेब ने तुरंत अपने फौज को बंगाल भेजने का हुक्म दिया। उसने कहा, यह अंग्रेज सिर्फ अपने हिसाब से समझते हैं कि हमसे टकरा कर फायदा उठा लेंगे। उन्हें दिखाओ कि हिंदुस्तान पर अभी भी मुगलों का जलवा बरकरार है। बंगाल के सूबेदार को ऑर्डर मिला कि ब्रिटिश के किले तोड़ दिए जाएं, उनकी जहाज़ों को मुगल नेवी कैप्चर करे और उनकी ट्रेडिंग लाइन्स को बंद कर दिया जाए। औरंगजेब ने खुद इस कॉन्फ्लिक्ट पर नजर रखा, हर दिन की खबर मंगवाई। उसने एक क्लियर मैसेज भेजा, ब्रिटिश को कोई रियायत नहीं मिलेगी। जब मुगल नेवी ने ब्रिटिश के जहाज़ों को ब्लॉक किया और उन्हें समुद्र में फंसा दिया, तब औरंगजेब ने अपने काउंसिल में कहा, अब उन्हें समझ आएगा कि हिंदुस्तान में जो भी रहता है वो बादशाह का गुलाम है, चाहे वो यहाँ का हो या समुद्र के पार से आया हो। औरंगजेब के गुस्से का नतीजा था एक लंबी टकरार जो 4 साल तक चलती रही। 1686 से 1690 के बीच मुगल फौज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक से बढ़कर एक जंगें हुई। ये लड़ाई आसान नहीं थी। ब्रिटिश सोच रहे थे कि वो मुगलों को डरा देंगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि उनके सामने खड़ा कौन है। अंग्रेजों ने सोचा कि बंगाल पर हमला करके वो मुगल एम्पायर को प्रेशर में ले आएंगे, लेकिन बंगाल के मुगल सूबेदार और उनकी नेवी ने अंग्रेजों के जहाज़ों को ब्लॉक कर दिया था। समुद्र में मुगल बोट्स ने ब्रिटिश के जहाज़ों को घेर लिया था, उनके सप्लाईज कट कर दी और उनके किले तोड़ दिए। दिन ब दिन ब्रिटिश का नेटवर्क कमजोर पड़ता गया। फिर अंग्रेजों ने बॉम्बे और मद्रास में मुगलों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन मुगल फोर्सेस ने उन्हें वहां भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ब्रिटिश के पास लिमिटेड सोल्जर्स और रिसोर्सेस थे और मुगल एम्पायर की फौज के सामने वो टिक ही नहीं पाए। और सबसे इंटरेस्टिंग सीन समुद्र में हुआ। मुगल नेवी, जो पहले कभी इतनी हाईलाइट नहीं हुई थी, ब्रिटिश के शिप्स के लिए नाइटमेयर बन गई। उनके जहाज़ों को कैप्चर किया गया, कुछ डुबा दिए गए और उनके पोर्ट्स बंद कर दिए गए। ब्रिटिश के सेलर्स भूख और रिसोर्सेज की कमी से परेशान होने लगे। 4 साल तक ये छोटी बड़ी लड़ाइयाँ चलती रही। ब्रिटिश बार बार हर स्ट्रेटजी ट्राई करते, लेकिन मुगल एम्पायर का स्केल और ताकत उनके लिए बहुत बड़ा था। हर हार के बाद उनकी हिम्मत टूटती गई। औरंगजेब की पॉलिसी क्लियर थी, गद्दारों के लिए कोई माफ़ी नहीं। 4 साल तक मुगलों से हार का सामना करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत खराब हो गई थी। उनके शिप्स डूब गए, सोल्जर्स भूख और बीमारी से मरने लगे और उनके बंदरगाह मुगल आर्टिलरी से मिट्टी में मिल गए। एक ट्रेडिंग कंपनी जो अपने आप को समुद्र का मालिक समझती थी, अब मुगल एम्पायर के सामने बेइज्जती का तमाशा बन गई थी। आखिरकार 1690 में ब्रिटिश ने समझ लिया कि अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो उनका पूरा नेटवर्क हिंदुस्तान से मिट जाएगा। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने औरंगजेब के दरबार में आकर हाथ जोड़ दिए। उन्होंने माफ़ी मांगी और औरंगजेब को 1.5 लाख रुपए का जुर्माना दिया। वो ब्रिटिश जो आगे चलकर इंडिया का मास्टर बनने वाला था, उन्होंने उस वक्त मुगलों के सामने घुटने टेक कर अपनी ज़िंदगी बचाई। औरंगजेब ने उनकी माफ़ी कबूल की, लेकिन उनके साथ एक सख्त कंडीशन रखी, तुम मुगल एम्पायर के रूल्स के हिसाब से ही ट्रेड करोगे। तुम्हारी कंपनी हमसे बड़ी नहीं है, तुम सिर्फ हमारे इजाज़त से यहाँ रह सकते हो। ब्रिटिश को ट्रेडिंग राइट्स वापस मिल गए, लेकिन उनकी इज्जत और एरोगेंस दोनों खत्म हो गई। उनके लिए ये एक शर्मनाक हार थी। इस जंग का रिजल्ट सिंपल था,
औरंगजेब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया और उन्हें अपने घुटनों पर ला दिया। लेकिन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ से आगे शुरू होता है। अगले 100 सालों में मुगल एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होने लगी और वही ब्रिटिश कंपनी जो कभी माफ़ी मांग रही थी उसने इंडिया में अपना राज जमा लिया। यह हिस्ट्री का सबसे बड़ा आयरनी है, जो कभी मुगलों के सामने घुटने टेक रहे थे वही बाद में हिंदुस्तान के मालिक बन गए। यह था पहला क्लैश, औरंगजेब वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक ऐसी बैटल जो हमेशा याद दिलाती है कि मुगल एम्पायर कितनी ताकतवर थी और ब्रिटिश सिर्फ एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी। आपको क्या लगता है, अगर मुगल्स अपनी ताकत को आगे भी मेंटेन करते तो क्या ब्रिटिश कभी इंडिया को अपना बना पाते? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर देना और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।